आज जिस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं मियोसिस में, वो मियोसिस के दरमियान में जो चीजें होती हैं, घटनाएं घटती हैं, क्योंकि दो मियोसिस है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो किस प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं और उसमें ये कोहेसिन कोहेसिन रेक 8 या SCC1 क्या क्या एक्शन है, कैसे सारी चीजें होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है आज हम लोग देखने वाले हैं, तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जब जाइगोटीन के बारे में पढ़ते हैं, यहीं पर हम लोग का पिछला लेक्चर है जाइगोटीन के बारे में। तो हमने जैसे बताया था कि जाइगोट जो टर्म होता है वहां पर होता है, ठीक है, जिसमें मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब मेरे प्रीवियस लेक्चर में, इसको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो यहां पर भी है कि इस का जो मतलब जाइगोटीन में जो है वो होता है कि फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर एक टर्म आता है कि हम लोग इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम का एक कॉम्प्लेक्स बना। तो जब हम होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं, तो एक क्रोमोसोम होता है जहां पर मेल का ओरिजिन का होता है, दूसरा जो है ओरिजिन उसका फीमेल होता है। मतलब एक जो होता है मैटरनल क्रोमोसोम एंड दूसरा जो होता है वो होता है पैटर्नल क्रोमोसोम, है ना। तो इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें दो अलग अलग ओरिजिन के क्रोमोसोम्स। अब इसको जब हम लोग देख रहे होते हैं, अभी हम एस फेज में अगर हम एक प्रकार से रखते हैं चीजों को, तो क्या होता है कि एस फेज में जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर में अगर एक क्रोमोसोम है मदर वाला, ठीक है, और एक क्रोमोसोम है फादर वाला, ठीक है ना, ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन अभी दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये डार्क जो है वो मदर का है और जो लाइट है वो फादर का है। तो इस फेज में क्या होता है, इसी का एक और डुप्लीकेट बन जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द रेप्लीकेशन। जैसे रेप्लीकेशन होगा, ये ऐसे डबलिंग हो गया, और इसी तरह से इसका भी क्या हो जाता है, एक डबलिंग हो जाता है। अब जो है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उसमें रेप्लिकेशन होने के कारण अब वहां पर दो दो मेल और दो दो फीमेल का अपना ये एक कॉन्सेप्ट जो है डेवलप करते हैं। ये सब आपको बताए हुए हैं। ये दोनों जो है वो है डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स, और ये जो है वो आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स हैं उनको आपस में चिपकाने के लिए एक ग्लू का उपयोग होता है, और वो जो ग्लू होता है दैट इज कॉल्ड कोहेसिन। उस ग्लू को हम लोग कहते हैं कोहेसिन। ये कोहेसिन जो है ये पूरी तरीके से इस पूरे क्रोमोसोम को ऐसे ग्लू करके जमाए हुए। तो यहां पर ये हो गया कोहेसिन। अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा और बड़ा करके देखें, तो लाइक दिस इज सेंट्रोमेयर, ठीक है। सो दिस इज द सेंट्रोमेयर। ये क्रोमोसोम का एक आर्म है, ये क्रोमोसोम का दूसरा आर्म है, ठीक है। और ये उसका डुप्लीकेट क्रोमोसोम है, उसका भी ये आर्म है, और ये उसका दूसरा आर्म। इस प्रकार से यदि हम गौर करते हैं तो हमको ये डुप्लीकेट क्रोमोसोम दिख रहा है, ठीक है। ये हम इसको बोलते हैं ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, जो कि रेप्लिकेशन के कारण होता है। अब इन दोनों के बीच जो ग्लू है, उस ग्लू का नाम है, उस ग्लू को हम लोग बोल रहे हैं कोहेसिन। तो लेट्स सी द थिंग। सो ये कोहेसिन इंटायर पूरे क्रोमोसोम में इस तरह से लगा हुआ रहता है। अब इसमें हम लोग दो एरिया डिसाइड करते हैं। यहां से यहां तक का जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमेरिक कोहेसिन। मतलब यहां जो कोहेसिन है वो सेंट्रोमेयर का हिस्सा का है, तो सेंट्रोमेरिक कोहेसिन। और ये यहां से ये इसका एक आर्म, ओके, और यहां से इसका दूसरा आर्म। इसको हम लोग क्रोमैटिड और आर्म भी कहते हैं कोहेसिन, ओके। और ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी आर्म कोहेसिन या क्रोमैटिड कोहेसिन कहते हैं। इस कोहेसिन के भी जो बंटवारे हैं उसको दो हिस्से में बांटा गया है।
दो हिस्से में बांटने के पीछे क्या मकसद है? बांटने के पीछे मकसद है कि उसमें होने वाले जो काम है ना, उसको आपको समझाया जा सके। एक सर्टेन लेंथ में क्रोमोजोम्स जो है, उसको हम यहाँ पर डार्क कर दे रहे हैं। एक सर्टेन लेंथ का क्रोमोजोम जो है वह सेंट्रोमेरिक कोहेसिन के से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस कोहेसिन कोहेसिन क्या हो गया? कोहेसिन एक प्रोटीन है। कोहेसिन के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? कोहेसिन जो है ग्लू प्रोटीन, मतलब एक चिपकाने वाला प्रोटीन, ग्लू प्रोटीन है। तो ऑब्वियसली किस चीज से बना हुआ है कोहेसिन? अमाइनो एसिड से बना हुआ है। और इसी क्रम में कोहेसिन में कई सारे सब यूनिट्स होते हैं। इसके बारे में बोलते हैं इट इज अ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन। मल्टी सब यूनिट प्रोटीन मतलब इसमें बहुत सारे सब यूनिट होते हैं। और उसी सब यूनिट में एक जो सब यूनिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोहेसिन रेक 8 प्रोटीन सब यूनिट, या सब यूनिट बोलते हैं इसको, है ना, सब यूनिट SU। तो ये जो कोहेसिन रेक 8 SU है वह इस पूरे यहां से यहां तक इंटायरली इसमें मिलता है। ठीक है ना, मतलब ये सब यूनिट सब जगह मिलेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जिस तरीके से ऐसे करके बता दिया। ये जो है भाई, ये जो है वह सब यूनिट है जिसका नाम है रेक 8। यहाँ पर रेक 8 में रेक जो है वो रिकॉम्बिनेशन को यूज करता है। इसको यूज करता है टर्म को रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन से टर्म आया RECE रेक। ठीक है। और 8 जो है इसका मॉलिक्यूलर बेस के वेट के बेस पर इसका नामकरण किया गया। यह जो रेक 8 है यह एक खास तरह का कोहेसिन प्रोटीन का सब यूनिट है जिसका रोल देखा गया इस पूरे प्रक्रिया में। अब जब हम प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो रेक 8 जहां पर मियोसिस में यूज होता है, वहीं पर माइटोसिस में इसके जगह पर SCC1 का उपयोग होता है। ठीक है, यह माइटोसिस में होता है। तो रेक यूनिट को पूरा कैसे बोलते हैं हम लोग? कोहेसिन रेक यूनिट सब रेक 8 सब यूनिट, ऐसे इसको बोलते हैं। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेसिन SCC1 सब यूनिट। इस प्रकार से जो काम रेक 8 करता है वही काम माइटोसिस में SCC1 करता है। दैट्स वाई रेक 8 subunit or SCC is a specialized cohesin subunit necessary for the stepwise loss of cohesin during एनाफेज। होता क्या है? अगर हम एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में होता क्या है? हम लोग सब कहते हैं कि एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स की ओर मूव करते हैं। देखिए लाइक दिस वन। ठीक है, वैसे सिंबॉलिक आपको दिखा दे रहे हैं। ये जो सब पढ़ते हैं और हमारे लिए आसान होता है इसको समझना। ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये एनाफेज का एक जनरल फीचर है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स, वो अपोजिट पोल्स की ओर मूव करते हैं। ओके, ये काम होता है। तो इसमें क्या है कि ये क्रोमोसोम्स जब अलग होंगे, ये तो तभी ना अलग हो पाएंगे जब इनके बीच का ग्लू हटाया जा सके। तो माइटोसिस सेल साइकिल में एक हम लोगों ने एनाफेज का काम देखा था, जिसमें क्या देखा था कि जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स हैं, देखिए डायग्राम में दोनों को एक दिखा दिया तो उससे घबराना नहीं है ना। यस, इस तरह से ये जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स हैं और इनके बीच का जो ग्लू है दैट इज कॉल्ड कोहेसिन ग्लू। तो ये तो पूरा एकदम इंटायरली ऐसे आ रहा है। ये क्रोमेटिड कोहेसिन भी हो गया और सेंट्रोमियर कोहेसिन भी हो गया। तो एनाफेज में क्या होता है कि इसको हट मतलब सेपरेट होना पड़ता है। तो सेपरेट होने के लिए इसमें इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींचा जाता है। यहाँ काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स है और उसको ऐसे खींचा जाता है। तो जब खींचा जाता है तो कोहेसिन को हटाने के लिए एक एंजाइम की एक्टिविटी देखी जाती है, जो हम एक बार रिकॉल करवा दे रहे हैं।
तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज कॉल्ड एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स CDC20। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स सेपरेज सिक्योरिन कॉम्प्लेक्स जो है उसको एक्टिवेट कर देता है। और क्या होता है कि सेपरेज जो है, सेपरेज नाम से ही पता चलता है, सेपरेज एक्टिव हो जाता है। और सिक्योरिन जो है, वो सिक्योरिन जो है यूबीक्विटाइलेटेड हो जाता है, यूबीक्विटाइलेटेड हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। अब ये जो एक्टिव सेपरेज होता है वो क्या करता है? वो रिमूव कोहेसिन, ओके, कोहेसिन। और इसमें वहां पर माइटोसिस में SCC1 सब यूनिट जो है ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, अभी जो हम बता रहे हैं वो माइटोसिस का एक स्टेप बता रहे हैं। इस प्रकार से APC CDC के प्रेजेंस में सेपरेज सिक्योरिन कॉम्प्लेक्स से सिक्योरिन निकल जाता है और सिक्योरिन डिग्रेड हो जाता है, यूबीक्विटाइलेटेड हो जाता है, और सेपरेज जो है वो सक्रिय हो जाता है और वो SCC1 सब यूनिट को हटा देता है। जैसे ही SCC1 सब यूनिट हटेगा तो रिजल्ट क्या होगा? ये क्रोमोसोम्स जो है वो ऐसे करके ये ऐसे फ्री हो गया। और जैसे ही फ्री होगा वैसे ही क्या होगा? अब क्रोमोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल की ओर खींचा जाना शुरू हो जाएगा। और फिर इसका रिजल्ट क्या होगा कि धीरे 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 ये पूरी तरह से अलग होता है। देखिए, इस पूरे प्रक्रिया में जो सेपरेज है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि सेपरेज नहीं एक्टिव होगा कोहेसिन हटेगा नहीं स्टेप वाइज। अब हम लोग इस डायग्राम को एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। अब यहां पर क्या देखोगे? अब यहां पर देखोगे कि एक बड़ा यूनिक सा एक बैंड यहां पर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, एक यूनिक सा बैंड, ठीक है, एक यूनिक सा बैंड है। और इस बैंड को जो है हम लोग कह रहे हैं सेक्योरिन सेपरेज कॉम्प्लेक्स। मतलब ये कॉम्प्लेक्स बना रहेगा तो ये आर्म फ्री नहीं होता, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहां पर सिक्योरिन सेपरेज कॉम्प्लेक्स। और जब APC CDC20 एक्टिवेट होता है तो क्या होता है? वह इस को हटाता है, यहां से हटा दिया। हटाने के बाद क्या होता है? सेपरेज जो है वो एक्टिव हो जाता है। अब सेपरेज जो है वो एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के बाद क्या करेगा सेपरेज? इसका अर्थ, हाँ, सेपरेज जो है वो एक्टिव हुआ, और एक्टिव करने के बाद ये किस पर एक्ट करेगा? कोहेसिन के SCC1 सब यूनिट पर। और जैसे SCC1 सब यूनिट पर ये एक्ट करेगा, यहां से कोहेसिन हट जाएगा। तो आप इस पूरे स्टेप को एक बार रिकॉल मैंने करवा दिया है, मैं पहले ही आप लोग को पढ़ाया हुआ, प्रीवियस वीडियोस में ये आपको मिलेगा। अब आप गौर करें कि क्या अब घटना होने वाली है माइटोसिस के दरमियान में। तो पूरी तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक साथ रन कर जाता है। माइटोसिस में क्या होता है कि माइटोसिस में एक ही मियोसिस, एक ही एनाफेज होता है। मियोसिस में क्या होता है? इन मियोसिस इसमें दो एनाफेज होते हैं, एक एनाफेज ऑफ M1 एंड एनाफेज ऑफ M2। ये दो मियोसिस के पार्ट हैं, इनमें एनाफेज होता है। जो पहला एनाफेज होता है उसमें सेपरेशन होता है किसका? हम लोग कहते हैं इसमें सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और इसमें क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ द recombinant duplicate chromosomes, नेंट डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स, मतलब डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स जो है उनका इसमें होता है सेपरेशन। ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स का और एक रिकॉम्बिनेंट डुप्लीकेट क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन हो चुका रहता है तो डुप्लीकेट क्रोमोसोम से है वो अलग। जब हम लोग फर्स्ट स्टेप करते हैं उसमें क्या होता है कि
जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या हो गया, एक मदर का है और एक फादर और एक मदर, ये है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट स्टेप में ही हैप्लॉइड मानते हैं उसको। और सेकेंड में क्या होगा कि चूंकि ये ऐसे दो बन चुके होते हैं एस फेज में, तो सेकेंड फेज में फिर ये जो है फिर अलग होते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा ऐसा शेड कर दे रहे हैं। शेड क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि ये अब डुप्लीकेट एकदम एग्जैक्टली नहीं है, बल्कि ये रिकॉम्बिनेंट है। ये जो है रिकॉम्बिनेंट है, तो इसमें कुछ कुछ ना कुछ रिकॉम्बिनेशन हो चुका रहता है। इस प्रकार से ये क्रोमोसोम्स का जो सेपरेशन है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड डुप्लीकेट। अब आपसे एक सवाल या हमसे एक सवाल कोई पूछता है कि क्यों मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स और क्यों मियोसिस 2 में डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स। तो इसको देखने से पहले हमको डिप्लोटीन से आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब ये जाइगोटीन से आगे बढ़ना पड़ेगा, और हम लोग पहुंचना पड़ेगा पैकेटीन। पैकेटीन या पैकिनेमा हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है क्रॉस ओवर करना, जिसको हम लोग जीन रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में 2-3 चैप्टर इसके पढ़ने हैं, ठीक है। क्रॉस ओवर एंड जीन रिकॉम्बिनेशन का, होमोलोगस जीन रिकॉम्बिनेशन, वो भी हमको लिखना पड़ेगा, होमोलोगस जीन रिकॉम्बिनेशन। ये तो सिर्फ जीन रिकॉम्बिनेशन लिख देंगे ना, तो कई जगह लोग फंसा देगा, क्योंकि बहुत तरह के जीन रिकॉम्बिनेशन होते हैं। अब पैकेटीन में क्रॉस ओवर हो रहा है। अब अगर हम लोग क्रोमोसोम के हालात को देखें, तो हमको क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं, अब जरा आते हैं। देखिए, पहला हो गया, और ये ऐसे, ओके, ऐसे, ओके। और दूसरा हो गया, हम्म, हम्म, ठीक है। अब सब लोग डायग्राम साथ साथ बनाते चले। थोड़ा सा मेरा भी डायग्राम गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं ठीक कर लूंगा डायग्राम। अब चूंकि क्रॉस ओवर होगा, ये फ्रैगमेंट जो है वो पलट जाएगा, इसलिए मैंने इसको अलग अलग बनाया। अब कैसे हो जाएगा, तो ये जो आप देख रहे हैं, मतलब रेड कलर का फ्रैगमेंट, वो अब इसके साथ जुड़कर ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। और जो ब्लू कलर का जो फ्रैगमेंट है इसका, वो इसके साथ ऐसे जुड़ा और ऐसे चला है, और ये ऐसे चला, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस ओवर। अब जो है इसमें ये एक पूरा कंटिन्यू ऐसे हो गया। अरे बहुत बढ़िया, ओके। और एक जो है ये पूरा कंटिन्यू हो गया। इस प्रकार से क्रॉस ओवर का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो डिस्कस। अब यहां पर सबका अपना अपना सेंट्रियोल है, तो हम इसको ऐसे सेंट्रियोल कर दे रहे हैं, ये देखिए ऐसे सेंट्रियोल। इस तरह से ब्लू वाले को भी इसका अपना एक सेंट्रियोल हो गया, ये इसका अपना सेंट्रियोल हो गया। तो यह है क्रॉसिंग ओवर ऑफ द पैकेटीन स्टेट की बात हो रही है। अब यहां पर ग्लू की बात हो रही है, तो एक ग्लू तो इस तरह से इन दोनों आर्म के बीच में है, थोड़ा सा यहाँ ढीला होगा, और ढीला होने के बाद फिर से ये ग्लू इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। और ये देखिए इस तरह से ये कोहेसिन ग्लू जो है, वो कोहेसिन का हम लोग देख रहे हैं। आप लोग कलम चला रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं सभी विद्यार्थियों से कहता हूं कि जब भी मैं इस तरह से बोर्ड वर्क करता हूं, प्लीज आप जो भी मैं लिखता हूं उसे आप जरूर लिखें, ये आपके मेमोरी को बहुत तेज तरार करेगा। तो इस प्रकार से यह एक डायग्राम हमें दिख जाता है, और इस डायग्राम में हम लोग क्या देखते हैं, इनका स्टेट है, और इस स्टेट में हम लोग ये जो जगह है इसको हम लोग कहते हैं काइस्माटा, ठीक है ना।
ये काइजमाटा जो वो क्रॉस ओवर पॉइंट हो गया, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ग्लू, इसका नाम है कोहेसिन रेक एट सब यूनिट, SU सब यूनिट। ये हमारा हो गया। साथ में मैं आपको एक पट्टी देते दिखाता हूं यहाँ पर। अरे क्या बात है, देखो ये पट्टी हो गया। हाँ, उसी तरह से यहाँ भी पट्टी हो गया। हाँ, और ये जो पट्टी है, इस पट्टी को हम लोग कह रहे हैं सेक्यूरिन सेपरेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ये जो एरिया है, इस एरिया में एक खास तरह का प्रोटीन आपको दिखेगा जो सेंट्रोमेयर एरिया में है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे इसका डिस्कशन करेंगे। सेंट्रोमेयर के एरिया में एक खास तरह का प्रोटीन जो है वो यहाँ पर बाइंड किया रहता है। आप लोग जब इस डायग्राम को बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि पूरे कॉपी में ज्यादा से ज्यादा आप देकर बना सकते हैं। दैट इज इट। तो ये जो एक सेंट्रोमेरिक एरिया में आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं MEI, माई S322 ऑब्लिक शुगोसिन PP2A प्रोटीन। एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसका नाम इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, या फिर यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, इसे हम लोग बोल रहे हैं क्रोमैटिड कोहेसिन, ठीक है। और ये जो हिस्सा है, इसके बीच का जो गैप का ये हिस्सा है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड सेंट्रोमेरिक कोहेसिन, ट्रोमेरिक कोहेसिन, ठीक है। और कोहेसिन में हम लोग रेक 8 को देख रहे हैं मियोसिस में। आप इस पूरे डायग्राम में जब देख रहे हैं चीजों को, तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये जो एरिया है ये क्रॉसिंग ओवर का एरिया है, ठीक है। कम से कम एक क्रॉसिंग ओवर तो होना ही चाहिए, यहाँ दो हो रहा है। और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ये क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है। इस क्रॉस ओवर में एक जो टर्म आपको यहां दिख रहा है, दैट इज MEI S322 शुगोसिन PP2A प्रोटीन, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपको बताना चाहता हूं ये क्या चीज है, माजरा क्या। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को हम थोड़ा टर्मिनेट कर देते हैं। जब ये पूरा प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो वो स्टेटस आ जाएगा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, हम लोग कहते हैं डिप्लोटीन में टर्मिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है। जैसे क्रॉसिंग ओवर टर्मिनेट होगा, रिजल्ट क्या होगा, हम लोग कहते हैं रिजल्ट ये होगा कि हमको दो, अब जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स थे, कैसा हमको मिलता है स्ट्रक्चर। हाँ, ठीक है। और इसमें जो रिकॉम्बिनेशन हुआ वो हिस्सा भी इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिए, ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा जो हमें सेट मिला क्रोमोसोम्स का, उस क्रोमोसोम में भी कुछ ऐसे ही हमको दिख रहा है। एंड यहाँ पर हम लोग आप देखें कि कुछ जो हिस्सा है ब्लू वाला का रेड में जुड़ा है, और कुछ हिस्सा जो है वो रेड वाले का ब्लू में जुड़ा है। तो इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पर बनकर तैयार हो रही हैं। और ये इसका सेंट्रोमियर, ये इसका सेंट्रोमियर। डायग्राम्स हमेशा आपको समझने में काफी मदद करती है, इसका सेंट्रोमियर है। साथ ही साथ यहाँ जो है
सेंट्रोमेरिक हिस्सा में एक प्रोटीन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और इस प्रोटीन को बोलते हैं MEIS322 शुगोसिन PPA कॉम्प्लेक्स। और हमारे मन में बहुत सवाल है कि ये क्या करता है, इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। ये हो गया। और अभी इनके आर्म के बीच में कौन सा प्रोटीन चिपका हुआ है इनके बीच में? दैट इज कॉल्ड कोहेसिन रेक 8, मतलब कोहेसिन है, उसमें हम रेक 8 सब यूनिट को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे मत सोचिएगा यहाँ खत्म हो गया, ये यहाँ तक ऐसे होकर आता है, ये सबको जोड़ के रखता है। तो इस प्रकार से हमको डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स में रिकॉम्बिनेंट हिस्सा भी मिल गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से आगे डिस्कस करेंगे।